दोस्तों, आप लोग देखते हैं कि शादीशुदा ज़िंदगी जब इंसान की नहीं होती है तो उससे पहले बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो किसी के साथ में प्रेम प्रसंग में होते हैं। कुछ के नाजायज़ रिश्ते होते हैं जिसको माता पिता स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनके जो रिश्ते होते हैं हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जब शादी हो जाती है इंसान की तो कायदे से उसे अपने पुराने रिश्तों को भूल जाना चाहिए, क्योंकि उसकी आने वाली ज़िंदगी में वो पुराने रिश्ते हमेशा खलल डालते हैं। और दोस्तों, आज की घटना के अंदर ऐसा हुआ कि एक महिला जो कि शादी से पहले किसी से प्रेम किया करती थी, उसके साथ में अवैध रिश्तों में थी। उन रिश्तों में थी जिसको समाज बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेगा, उन रिश्तों में थी जिसको परिवार रिलेटिव्स बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे। जब इस महिला की घर के अंदर शादी की बात चलती है और इस महिला की जब शादी होती है तो सबको यही उम्मीद थी कि ये महिला शादी कर कर जब जा रही है तो अपने पति के साथ में एक हंसी खुशी ज़िंदगी बिताएगी, और होता भी वैसा ही है। ये महिला साल 2006 में अपने पति के साथ में रहना शुरू करती है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है, इनको एक बेटा होता है। लेकिन इस महिला का जो पहले वाला प्रेमी था, शादी से पहले वाला प्रेमी, उस प्रेमी से इसके जो रिश्ते थे नाजायज़, वो लगातार बनते रहे, लगातार चलते रहे। इस बारे में पति को कानो कान खबर नहीं मिली। लेकिन दोस्तों, इसके जो अवैध रिश्ते थे, कहते हैं ना कि अवैध रिश्तों का जो अंजाम होता है ये खूनी होता है। और इसके अवैध रिश्तों की सज़ा एक ऐसे व्यक्ति को मिली जिसका पूरी घटना से कोई लेना देना नहीं था, ना कोई कसूर था। और ऐसे व्यक्ति को जब सज़ा मिली और जब पुलिस ने इस पूरी घटना का खुलासा किया तो जो कोई भी इस घटना को सुन रहा था वो वाकई हैरान था। और अभी जब पूरे भारत के अंदर इस घटना की चर्चा चल रही है, हो सकता है कि आप लोगों ने अभी इस घटना के बारे में ना सुना हो, लेकिन बहुत जल्द ही आप लोग सोशल मीडिया के थ्रू, प्रिंट मीडिया के थ्रू या कुछ और कहानीकार हैं वो आप लोग को ये घटना ज़रूर सुनाएंगे। तब आप लोग इस घटना के बारे में ज़रूर जानेंगे। तो क्या हुआ था इस पूरी घटना के अंदर, सिलसिलेवार तरीके से मैं आप लोग को सुनाऊंगा। बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, रात के 8 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और आज की जो घटना, आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश का एक ज़िला लगता है रीवा ज़िला, और इसी रीवा ज़िले के अंतर्गत एक थाना आता है, पानगढ़ थाना। और दोस्तों, इसी पानगढ़ थाने के अंतर्गत एक गांव आता है नेस्टीगवा। और दोस्तों, इसी नेस्टीगवा के अंदर इसी सोमवार को जब गांव के कुछ लोग सुबह सुबह उठते हैं, नाश्ता पानी करते हैं, उसके बाद में अपने कामों के लिए निकलते हैं, तो इसी नेस्टीगवा गाँव के अंदर एक मकान बन रहा था। उस मकान में भी काम चल रहा था, यानी वो मकान निर्माणाधीन था। जब उस मकान में काम करने वाले मजदूर सुबह के करीब 8 बजे के आसपास उस मकान के अंदर पहुंचते हैं तो देखते क्या है कि इस मकान के अंदर एक शव पड़ा हुआ है। ये शव किसी 13 से 14 साल के लड़के का है। अब जैसे ही वो लोग इस शव को देखते हैं तो एकदम से चीख पुकार मच जाती है। पूरे गाँव के अंदर ये जो खबर थी, ये खबर आग की तरह फैल जाती है। अब दोस्तों, पूरे गाँव के अंदर खबर फैलती है, वहीं से कोई व्यक्ति पुलिस को फ़ोन कर देता है। अब जब व्यक्ति पुलिस को फ़ोन कर देता है तो इसी में बीच में ये खबर जो थी वो एक परिवार को पहुंचती है। एक परिवार जिसमें परिवार के जो मुखिया हैं उनका नाम है राम बाबू, जो कि सतना में रहकर नौकरी करते हैं, और इनकी पत्नी नीतू गुप्ता, और इन्हीं के परिवार में एक इनका बेटा भी है जिसका नाम आदित्य है, जिसकी उम्र 13 साल के आसपास है। आदित्य कल शाम से घर से लापता था। माँ नीतू गुप्ता आदित्य को ढूंढ रही थी, लेकिन जैसे ही ये खबर पता चलती है कि बगल में जो निर्माणाधीन मकान है उसमें एक बच्चे की, यानी 13 से 14 साल के लड़के का शव मिला है, जो माँ नीतू गुप्ता होती है ये भी दौड़ी दौड़ी भागी भागी पहुंचती है। इसके जो बाकी परिवार वाले होते हैं, ख़ानदान वाले होते हैं, वो भी पहुंचते हैं। और वाकई जब ये लोग वहाँ पर पहुँच कर देखते हैं तो ये जो शव होता है ये किसी और का नहीं बल्कि उस आदित्य का ही होता है। अब जैसे ही माँ नीतू गुप्ता ये देखती है कि उसके बेटे आदित्य की किसी ने गला दबाकर हत्या कर दी है तो वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लग जाती है, दहाड़े मार मार के चीखने लग जाती है। ये खबर उसके जेठ वगैरह को भी पता चलती है, वो लोग भी पहुंचते हैं। लेकिन जो नीतू गुप्ता होती है ये अपने जेठ की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि तुमने ही मेरे बेटे की हत्या की है। बहरहाल दोस्तों, पुलिस भी इस बीच में वहाँ पर पहुँच जाती है। और पुलिस जब वहाँ पर पहुँचती है तो सबसे पहले जो लोगों की भीड़ होती है, जो पूरे गाँव में सनसनी मची हुई थी, लोगों का हुजूम जो वहाँ पर मौजूद था, उस हुजूम को बचाते हुए, भीड़ को चीरते हुए पुलिस आगे बढ़ती है। सबसे पहले जो घटना स्थल था, जो पूरा क्राइम सीन था, उसको पुलिस बहुत बारीकी से जांचती है, बहुत बारीकी से परखती है। इस लड़के आदित्य की हत्या किस तरीके से की गई थी पुलिस ये भी देखती है, तो पता चलता है कि इसकी गला दबाकर हत्या की गई है।
अब दोस्तों उसके बाद में पुलिस सबसे पहले शव को अपनी कस्टडी में लेती है, चूँकि शव की शनाख्त तो हो चुकी थी, उसके परिवार वाले वहाँ पर मौजूद थे। शव को अपनी कस्टडी में लेती है, सीधा पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और अब पुलिस इस पूरे मामले में अपनी तहकीकात शुरू करती है। तो सबसे पहले जो पुलिस बयान लिखवाती है उन लोगों के लिखवाती है कि जो लोग यहाँ पर सबसे पहले आए थे। पुलिस उनसे पूछती है कि तुम जब यहाँ पर आए तो किस स्थिति में तुमने शव को देखा, क्या इसमें कुछ जान बाकी थी या फिर इसकी मृत्यु हो गई थी, हत्या यहीं पर की गई है या फिर कहीं से लाकर इस शव को फेंका गया है। इस बारे में पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। इसी बीच में जो नीतू गुप्ता होती है, इस आदित्य की माँ, पुलिस उससे पूछताछ करती है। अब जैसे ही पुलिस नीतू गुप्ता से पूछताछ करती है तो नीतू गुप्ता कुछ लोगों पर अपना शक जाहिर करती है और इसमें जो सबसे पहली प्रायोरिटी देती है ये अपने जेठ को देती है। अपने जेठ और उसकी पत्नी और उसके बच्चों के ऊपर ये अपने बेटे आदित्य की हत्या का इल्ज़ाम लगाती है। अब पुलिस चूँकि सिर्फ इल्ज़ाम वगैरह से पुलिस इसमें अपनी छानबीन करनी थी, पुलिस को सिर्फ इल्ज़ाम वगैरह से पुलिस गिरफ्तारी नहीं कर सकती थी, क्योंकि पुलिस को किसी को भी गिरफ्तार करने के लिए सबूत चाहिए। अगर पुलिस को सबूत मिलेंगे तो भले ही कोई इल्ज़ाम ना भी लगाए तब भी पुलिस गिरफ्तारी करती है। तो पुलिस इस महिला के बयान तो लिखवाती है। शक के दायरे में जो जेठ थे और जो उनकी पत्नी थी और उनके जो बच्चे थे उन सब से भी पूछताछ की जाती है। वो सारे लोग यही कहते हैं कि साहब हमारा इस पूरे केस से कोई भी लेना देना नहीं है, हमारे आदित्य के साथ में कोई ऐसी दुश्मनी नहीं थी जिसकी वजह से हम उससे रंजिश पालते और अपने ही भतीजे का कत्ल कर देते। बहरहाल दोस्तों, पुलिस अब डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ जाती है और रिपोर्ट में ये वाज़ेह तरीके से खुलासा हो जाता है कि इस व्यक्ति जिसका नाम आदित्य है, जिसकी उम्र 13 साल के आसपास है, उसकी जो हत्या की गई है गला दबाकर हत्या की गई है और दम घुटने की वजह से ही इसकी मौत हुई है। लिहाजा पुलिस अपनी छानबीन कर रही थी, आस पड़ोस के मोहल्ले वालों से, सभी लोगों से पूछताछ कर रही थी। माँ से ये भी कहती है कि जेठ के अलावा अगर तुम्हारी किसी से कोई दुश्मनी है, कोई रंजिश है, किसी से कोई हाल फिलहाल में झगड़ा हुआ हो तो तुम पुलिस को बताओ। लेकिन जो माँ थी नीतू गुप्ता, ये पुलिस को हर बार एक नई बात बता रही थी। अब पुलिस को जब ये हर बार नई बात बता रही थी तो पुलिस को कहीं ना कहीं नीतू गुप्ता के बयानों पे थोड़ा सा शक होता है। लिहाजा अब पुलिस शक के आधार पर तो नीतू गुप्ता को गिरफ्तार नहीं कर सकती थी, क्योंकि नीतू गुप्ता कभी अपने जेठ पर इल्ज़ाम लगा रही थी, कभी उनके बच्चों पर, कभी उनकी पत्नी पर, और उसके अलावा भी तरह तरीके की बातें ये पुलिस को बता रही थी। पुलिस बखूबी समझ चुकी थी कि नीतू गुप्ता कुछ तो पुलिस से छुपा रही है। लिहाजा दोस्तों, पुलिस अब इस मामले में बहुत ही साइलेंट तरीके से गांव के अंदर छानबीन करती है, इस महिला के बारे में पता लगाती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस महिला का किसी के साथ में अवैध रिश्ता हो जिसकी वजह से इसके बेटे को पता चल गया हो, उसने इसकी हत्या कर दी हो। अब दोस्तों, जब पुलिस इस पूरे मामले में अंदर ही अंदर छानबीन कर रही होती है तो आस पड़ोस के लोगों से पुलिस को कुछ ऐसी बातें पता चलती हैं जिसकी वजह से पुलिस जो होती है वो सीधा सीधा इस नीतू गुप्ता को उठाती है और सीधा पुलिस थाने लेके पहुंचती है। दरअसल आस पड़ोस के जो लोग होते हैं वो बताते हैं कि जो नीतू गुप्ता है इसके किसी ज़हीर अली नाम के व्यक्ति के साथ में अवैध रिश्ते हैं। अब जब ज़हीर अली नाम के व्यक्ति का नाम आता है तो उसके बाद में पुलिस अब इस नीतू गुप्ता से पूछताछ शुरू करती है। 2 दिन इस नीतू गुप्ता ने पुलिस के ख़राब कर दिए थे, 2 दिन तक ये पुलिस को घुमाती रहती है। लिहाजा पुलिस को इस महिला के ऊपर शक तो था, आस पड़ोस के लोगों से भी अवैध संबंधों की बातें पता चली थी, इसलिए पुलिस अब इसके ऊपर सख्ती दिखाती है। और दोस्तों, जब पुलिस इसे फ्रंट सीट पर बिठाकर जब इसे सख्ती से पूछताछ शुरू करती है तो उसके बाद में ये पुलिस के सामने टूटती है और टूटने के बाद में जो कहानी सुनाती है, यकीनन दोस्तों आप लोग सुनेंगे तो वाकई आप लोग हैरत करेंगे और आप लोग ये सोचेंगे कि एक माँ कुमाता आखिर कैसे हो सकती है, एक माँ अपनी हवस के लिए आखिर अपने बेटे का काल कैसे बन सकती है, एक माँ अपने बेटे की हत्या कर कर एक नागिन का रूप कैसे ले सकती है। जब दोस्तों ये बात पुलिस को पता चली तो पुलिस जब इससे सख्ती से पूछताछ कर रही थी तो ये महिला पुलिस को बताती है कि दरअसल ये रहने वाली है सिमरिया की और सिमरिया का ही रहने वाला ज़हीर अली। और ये जो नीतू गुप्ता थी और जो ज़हीर अली थे स्कूल के टाइम से ही एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे से प्रेम प्रसंग करते थे, मिलना मिलाना करते थे, अवैध संबंध बनाते थे। इन दोनों के बीच में फिजिकल सारी चीज़ें हो चुकी थी, एक दूसरे को एक दूसरे की लत लग चुकी थी। चूँकि जो नीतू गुप्ता थी ये हिंदू थी और जो ज़हीर अली था ये मुस्लिम था, इसलिए जो इनका प्यार था वो परवान ना चढ़ सका और जो नीतू गुप्ता के मायके वाले होते हैं वो नीतू गुप्ता के लिए लड़का देखना शुरू कर देते हैं। अब दोस्तों, जब नीतू गुप्ता के लिए लड़का देखना शुरू करते हैं तो साल 2006 में ही जो राम बाबू होते हैं उनसे इसका रिश्ता तय हो जाता है। अब कायदे से जिस तरीके से रिश्ता तय हुआ था उसी तरीके से बारात का इंतज़ार किया जाता है
उधर जो नीतू गुप्ता थी ज़हीर अली से बार बार भाग जाने की बात भी कहती थी, लेकिन ज़हीर अली शायद इसको लेकर भाग ना पाया, लोगों की डर की वजह से या फिर किसी वजह से। अब दोस्तों आखिरकार वो तारीख आती है, नीतू गुप्ता की शादी इस राम बाबू के साथ में हो जाती है साल 2006 में। साल 2006 में शादी होती है। उसके बाद में कुछ दिन तो अपने ससुराल में रहती है, लेकिन जब भी अपने मायके आती है तो अपने प्रेमी ज़हीर अली से मिलती है, उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाती है और वापस से अपने ससुराल चली जाती है। इसी तरीके से सारी चीज़ें चल रही थी। और जो राम बाबू थे शादी के बाद में सतना में नौकरी करते थे, वहाँ पर चले जाते हैं। अब नीतू गुप्ता घर पर अकेली रहा करती थी। इसी बीच में जब भी इसे टाइम मिलता था ये तुरंत अपने प्रेमी ज़हीर अली को कॉल लगाती और रात रात भर उससे बात किया करती थी। और इस बारे में दोस्तों राम बाबू जो नीतू गुप्ता का पति था उसको कानो कान खबर नहीं थी कि उसकी पीठ पीछे आखिर उसकी पत्नी कर क्या रही है। धीरे धीरे समय गुजरता है, वक्त गुजरता है। आखिरकार जो नीतू गुप्ता और राम बाबू होते हैं, इन्हें एक बेटा भी होता है 6 साल के बाद में, शादी के 6 साल के बाद में। और इस बेटे का नाम ये आदित्य रखते हैं। अब जब आदित्य उसका नाम रखते हैं तो उसके बाद में धीरे धीरे समय गुजरता है, आदित्य की उम्र बढ़ती चली जाती है। और जो नीतू गुप्ता थी इसके अपने प्रेमी के साथ में उसी तरीके के अवैध रिश्ते थे। जब कभी भी इसका पति सतना में चला जाता अपने काम पर, अपनी ड्यूटी पर, उसी समय ये इस ज़हीर अली को मिलने के लिए अपने घर पे ही बुलाती, उसके साथ में पूरी रात रहती, उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाती। अब दोस्तों जब बेटा 7 से 8 साल का हो जाता है और उसको पता चलता है कि एक व्यक्ति है जो कि मुस्लिम है, उससे हमारा कोई ऐसा रिलेशन तो है नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी वो हमारे घर आता है, रात में रुकता है। पिता हो तब भी बात अलग है, क्योंकि पिता के साथ में दोस्ती वाले ताल्लुकात हो सकते हैं, लेकिन माँ के साथ में आखिर वो क्यों रुकता है। अब ये बातें आदित्य को कहीं ना कहीं नागवार गुजरती हैं। वो अपनी माँ से इस बारे में विरोध करता है, अपनी माँ को समझाता भी है कि माँ तुम जो कर रही हो ये ठीक नहीं है। अब जब वो अपनी माँ से इस बारे में कहता तो माँ सिरे से उसकी बात को खारिज कर देती है और अपने प्रेमी ज़हीर अली से मिलना नहीं छोड़ती। इसी 14 जुलाई वाले दिन की बात है, जब 14 जुलाई को इस नीतू को ज़हीर अली से मिलना था। तो उसके बाद में जब ये उससे मिलने का प्रोग्राम सिमरिया के अंदर बनाती है, तो जब सिमरिया के अंदर उससे मिलने का प्रोग्राम बनाती है तो इस बारे में कहीं से आदित्य को भनक लग जाती है। जब आदित्य को ये पता लगता है कि उसकी माँ अपने प्रेमी से मिलने जा रही है ज़हीर अली से, तो वो अपनी माँ से इस बारे में बात करता है, उसके सामने विरोध करता है, उससे लड़ाई झगड़ा कर देता है। बहरहाल दोस्तों जो नीतू गुप्ता थी ये अपनी बेटे से लड़ाई झगड़ा तो करती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये रुकती नहीं है, अपने प्रेमी ज़हीर अली से मिलती है, पूरा दिन उसके साथ रहती है, उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाती है और शाम को घर लौट के आती है। और दोस्तों जब ये शाम को घर लौट के आती है तो इसका जो बेटा होता है आदित्य, ये अपनी माँ से फिर से लड़ाई झगड़ा करता है और उससे काफ़ी ज़्यादा बुरा भला कहता है और कहता है कि अगर तुम ये सारी चीज़ें बंद नहीं करोगी तो अपने पिता जो कि सतना में नौकरी करते हैं उन्हें सारी बात बता दूंगा, उसके बाद तुम्हारी पोल पट्टी सब खुल जाएगी और तुम कहीं किसी को भी मुँह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। अब जैसे ही ये बात नीतू गुप्ता सुनती है वो तुरंत अपने प्रेमी ज़हीर अली को कॉल लगाती है और कॉल लगाने के बाद में कहती है कि जो मेरा बेटा आदित्य है वो हमारे बारे में सब कुछ जान चुका है और वो कह रहा है कि हमारे बारे में वो अपने पिता को सब कुछ बता देगा। अब दोस्तों जैसे ही ज़हीर अली ये बात सुनता है वो तुरंत एकदम से सकपका जाता है। वो कहता है कि तुम्हारा जो बेटा है जिसका नाम आदित्य है उसको रास्ते से हटा दो, उसको इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए विदा कर दो, क्योंकि अगर वो इस दुनिया में ज़िंदा रहा तो हम दोनों को अलग कर देगा। अब दोस्तों ये जो माँ थी, ज़हीर अली तो एक प्रेमी था, लेकिन माँ का दिल कैसा था, माँ उस प्रेमी की बात में आ जाती है। वो जो प्रेमी था इतना ज़्यादा हैवान था, इतना ज़्यादा दरिंदा था, उसने ये भी नहीं सोचा कि एक माँ को उसके कलेजे के खिलाफ बलगला रहा हूँ। और दोस्तों जो नीतू गुप्ता होती है आखिरकार ज़हीर अली की बातों में आती है और इसी सोमवार वाले दिन जब रात को आदित्य खाना पीना खा कर और सो जाता है, उसी समय जो नीतू गुप्ता होती है उसके कमरे में घुसती है और अपनी चुंडी को उसके गले में लपेटती है और उसके बाद में एक पैर नीचे चुंडी पर रखती है, एक हाथ से चुंडी खींचती है। आदित्य की आंख खुल जाती है, वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, तड़पता रहता है, छटपटाता रहता है। लेकिन दोस्तों ये जो माँ होती है ये उससे कहती है तुम अगर मेरे और ज़हीर अली के बीच में ना आते तो मैं तुम्हें नहीं मारती, लेकिन तुम मेरे और मेरे प्रेमी के बीच में आ गए, तुम मुझे उससे अलग करना चाहते हो, जबकि ज़हीर अली से मैं बिल्कुल भी अलग नहीं रह सकती। उसके साथ में मेरे अवैध रिश्ते हैं, शारीरिक संबंध उसके साथ बनाना मुझे अच्छा लगता है, लेकिन तुम उसके मेरे बीच में आ गए, इसलिए तुम्हें मार रही हूँ बेटा। और इतना कहकर ये अपने बेटे की हत्या कर देती है और हत्या करने के बाद में बाकायदा उसके शव को उठाती है। उठाने के बाद में पास में जो निर्माणाधीन मकान था उस मकान के अंदर फेंक आती है और सुबह को रोने धोने का नाटक करने लगती है और सारा इल्ज़ाम अपने जेठ, उसकी पत्नी और उसके बच्चों पर ऊपर लगाती है। बहरहाल दोस्तों जब पुलिस ने इस पूरे केस का खुलासा किया, नीतू गुप्ता और उसके प्रेमी ज़हीर अली दोनों को गिरफ्तार किया है,
लेकिन दोस्तों जिस किसी को भी ये बात पता चल रही थी सब हैरान थे और सब यही सोच रहे थे कि एक 13 साल का बेटा जो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है उससे काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत हो चुकी थी। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो महिला थी इसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने बेटे को ही इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए विदा कर दिया। ज़रा सोचो दोस्तों, इस बेटे का आखिर कसूर क्या था? वो अपनी माँ को गलत रास्तों पर चलने से रोक रहा था, लेकिन ये जो महिला थी अवैध संबंधों में कुछ इस कदर अंधी थी कि इसने अपने बेटे को भी इस दुनिया से हटाने का फैसला कर लिया। बहरहाल दोस्तों, आप लोग ज़हीर अली और इस नीतू गुप्ता इन दोनों में सबसे ज़्यादा कसूरवार किसे मानते हैं? कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। पुलिस वालों ने इन दोनों को जेल में भेजा है, अब बाद में इन्हें न्यायालय में पेश किया जाएगा और जिस तरीके की भी सज़ा मिलेगी इन दोनों को, जो भी अपडेट रहेगी मैं आप लोग को ज़रूर दूंगा। और कल के दिन आप लोग के कुछ कमेंट्स भी आए हैं, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ जाएँ। सो दोस्तों, हमारे वीडियोस पे जो कल के दिन कमेंट्स आए इसमें शीलनिधि जी हैं, लिखते हैं हैरत अंगेज़ कहानी आज की मलिक भाई, सुनकर विश्वास नहीं होता। तो शीलनिधि जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कमेंट्स किया। दिल बहादुर सिंह है, लिखते हैं नाइस स्टोरी, थैंक यू मिस्टर मलिक। तो दिल बहादुर सिंह जी आपका शुक्रिया। माजिद अंसारी हैं, लिखते हैं नाइस स्टोरी, तो भैया आपका शुक्रिया। सुरेंद्र शर्मा है, लिखते हैं नमस्ते मलिक भाई साहब, नाइस स्टोरी। सुरेंद्र कुमार श्री विजयनगर राजस्थान से, तो भैया आपका शुक्रिया। बाबूजी अंसारी हैं, लिखते हैं जो काम गलत है वो कभी सही नहीं हो सकता, जो सही है वो कभी गलत नहीं हो सकता। कोई भी नाजायज़ काम हो उसका अंजाम बुरा ही होता है, इसलिए इंसान को हमेशा जायज़ काम करना चाहिए। अगर बुरा काम होगा तो अंजाम भी बुरा होगा। मोहम्मद जीशान अंसारी, जिला हरदोई, उत्तर प्रदेश से। तो जीशान अंसारी जी आपने बहुत अच्छी और बहुत ही बढ़िया बात कही। उमराव सिंह है, लिखते हैं मलिक साहब मारवाड़ क्षेत्र में मानसून की बारिश हो गई है, खेती जोतने का काम चल रहा था, 2-3 दिन से आपकी कहानियाँ नहीं सुनी, अब नियमित सुनेंगे सर। तो उमराव सिंह जी बहुत अच्छी बात कही, मुझे बहुत खुशी हुई कि बारिश का काम हो गया, क्योंकि इस सीज़न में धान वगैरह लगते हैं और अगर धान नहीं लगती है तो उसकी जो सिंचाई वाली ज़मीन होती है उसको तैयार करने में काफ़ी मशक्क़त आती है, जो कि हम बोरिंग वगैरह से करते हैं, नहर में पानी आ जाता है उसकी वजह से करते हैं। लेकिन अगर बारिश हो जाती है तो एक तरीके से सोने पर सुहागा हो जाता है। जल्दी जल्दी अपना काम निपटाइए, क्योंकि धान मुझे लगता है कि थोड़े से लेट हो रहे हैं। सुनील झाकर जी हैं, लिखते हैं सेंट जेल बीकानेर से। सुनील चौधरी जी हमारी कहानी सुनते हैं, भैया शुक्रिया। शाबिज भाई अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इस्लाम शेख है, यूपी के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के टोन मौदाह से आपकी कहानी सुनता हूँ, तो भैया आपका शुक्रिया। सुनील त्यागी हैं, लिखते हैं आज के ज़माने में रिश्तेदार हो गए हैं, रेनू सुनील त्यागी शेना बुलंदशहर से, तो भैया शुक्रिया। और उसके बाद में सुनील सिंह यादव हैं, लिखते हैं वाह माँ शराबी, तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो दोस्तों, ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ आज की जो कहानी है ये भी आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों कल के दिन किसी क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। जय हिंद, जय भारत।